Piazzerians. We are Piazzerians. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो ESZ एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है फिर से। तो जैसा कि आपको पता है कि UKPSC JEE की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं और 17 दिसंबर तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है बच्चों। तो महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है। तो हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो हमारा सिलेबस है UKPSC JEE का। लास्ट लेक्चर में उसके बारे में बहुत ही डिटेल में हमने बताया था कि यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं पेपर 1 और पेपर 2, तो उसमें क्या क्या कंटेंट है, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन कौन से पार्ट से कितना आने वाला है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम लोग अपना एक महासीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज चाणक्य नीति का महामंत्र। जी हाँ बच्चों, चाणक्य नीति का महामंत्र, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक सही नीति की आवश्यकता होती है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज से चाणक्य नीति का महामंत्र। क्या है यह चाणक्य नीति का महामंत्र? तो देखिए, इस सीरीज में हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट होगा उसमें हम लोग पूरा क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर के आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इस सीरीज में हम लोग क्या देखने वाले हैं बच्चों। तो UKPSC JEE पे हमारा टारगेट होगा, UKPSC JEE पे हमारा पूरा टारगेट होगा। और यहां पर हम लोग टेक्निकल सब्जेक्ट में जो हमारा पेपर 1 और पेपर 2, जैसा कि आपको सिलेबस पता ही होगा, टेक्निकल सब्जेक्ट में 2 पेपर हैं बच्चों, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, और दोनों ही पेपर 360 नंबर के होंगे। ठीक है, 3 आवर का ड्यूरेशन होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन इन ईच पेपर होगा 180 क्वेश्चन। 180 क्वेश्चन आपका पेपर 1 में होगा और 180 क्वेश्चन पेपर 2 में होगा। टोटल 720 मार्क्स के ये दोनों पेपर होंगे। तो जी हाँ, आज से महायुद्ध की आगाज हो चुकी है, महायुद्ध की आगाज हो चुकी है। तो अब आपके पास में समय इतना नहीं है, इसलिए आपको फोकस होना पड़ेगा अपने स्टडी पे। तो सब चीज छोड़ करके आप लग जाइए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही है, आपको फाइट करना पड़ेगा जो भी। तो आप यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसी को लेकर के। ठीक है, तो आज का हमारा महामंत्र है कि एक निश्चित सफलता के लिए बच्चों, एक निश्चित सफलता के लिए एक सही रणनीति बनाना जरूरी है। बिल्कुल, एक निश्चित सफलता के लिए आपको एक सही रणनीति बनाना ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा? अ करेंट सोर्स ऑफ 2 मिली एम्पियर, एक करेंट सोर्स है हमारा 2 मिली एम्पियर का, हैविंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 20 मेगा ओम, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों। द इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड सोर्स रेजिस्टेंस। अब बोल रहा है कि द करेंट सोर्स इज स्टिफ, ये करेंट सोर्स कब स्टिफ होगा? व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज फ्रॉम, बोल रहा है कि ये करेंट सोर्स जो 2 मिली एम्पियर का है, ये करेंट सोर्स कब स्टिफ होगा? ठीक है, अब मुझे इसमें पूछा है कि लोड रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं बच्चों यहाँ पे, कि अगर हमारे पास में एक करेंट सोर्स है और इसके बारे में पूछा गया है कि ये कब स्टिफ होगा। अब देखिए, इसका सोर्स रेजिस्टेंस बच्चों कहाँ पे होता है? इसके पैरेलल में होता है इसका सोर्स रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। और लोड हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, लोड हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर इसके पैरेलल में इस तरह से लोड कनेक्ट करते हैं। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये करेंट सोर्स कब स्टिफ होगा? जब ये एक कांस्टेंट करंट मेंटेन करेगा एक थ्रू द लोड। अगर ये एक कांस्टेंट करंट IL एक कांस्टेंट करंट मेंटेन करे, ठीक है, IL क्या करे? एक कांस्टेंट करंट मेंटेन करे, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ RL होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो इफ दिस करंट सोर्स इज एबल टू मेंटेन द कांस्टेंट करंट अक्रॉस द लोड, ठीक है, लोड के थ्रू एक कांस्टेंट करंट मेंटेन करने में एबल हो जाता है, तो उस केस में बोलेंगे कि ये करंट सोर्स स्टिफ हो रहा है। ठीक है, मतलब ये एक आइडियल सोर्स की तरह बिहेव करने लगेगा। और ये करंट सोर्स एक आइडियल सोर्स की तरह कब बिहेव करने लगेगा बच्चों? बताइए,
जब इसका सोर्स रेजिस्टेंस बहुत ही हाई हो, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि जब इसका सोर्स रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, दैट इज ग्रेटर देन, क्या होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 100 टाइम्स ऑफ RL। तो यहाँ से हमारा RL का वैल्यू पूछा है बच्चों, तो RL का वैल्यू क्या होगा, दैट इज लेस देन, कितना होगा बच्चों, तो RS अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ से बताइए RL का वैल्यू क्या होगा, लेस देन RS का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों कितना, 20 मेगा ओम, मेगा मतलब 10⁻⁶ अपॉन कितना हो गया 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हम लोग अगर बात करें सारे किलो में दिया हुआ था, किलो में चेंज करो तो यहाँ पर 3 0 कंपेंसेट होगा इंटू 10⁻³ अपॉन कितना हो गया 10। ठीक है, तो यहाँ से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारा आ गया कितना बच्चों, 200 किलो ओम। जी हाँ, 200 किलो ओम। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, मतलब RL का वैल्यू लेस देन 200 किलो ओम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इस टाइप के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही अच्छे एग्जाम में, जो JEE लेवल के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ये आपको पता होगा कि एक एग्जाम का क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन करके जाना है और ये मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है कि हम यहाँ पर जो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, अब नेटवर्क थ्योरी में तो मैं बता दूं कि यहाँ से अब जो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा और यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे UKPSC JEE में आ सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये करंट सोर्स कब स्टिफ अप होगा, जब ये कंडीशन अप्लाई होगा बच्चों, दैट इज RS इज ग्रेटर देन 100 RL। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। अब इसमें मैं एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर ये वोल्टेज सोर्स के बारे में रहता कि वोल्टेज सोर्स कब स्टिफ अप होगा बच्चों, वोल्टेज सोर्स कब स्टिफ अप होगा, तो उसमें आपको करना पड़ेगा क्योंकि वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस कम होता है। तो अगर हम वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करें, वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स कब स्टिफ होगा, वोल्टेज सोर्स कब स्टिफ होगा, ये नोट कर लें कि वोल्टेज सोर्स तब स्टिफ होगा जब उसमें RS का वैल्यू क्या होता है, लो होता है। तो जब उसमें RS का वैल्यू क्या होगा, लेस देन RL अपॉन 100 होगा। ठीक है, RL अपॉन 100 होगा। इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, इस कंडीशन में वोल्टेज सोर्स स्टिफ होगा। क्या होगा हमारा, इस कंडीशन में एक वोल्टेज सोर्स स्टिफ होगा। दैट इज क्या होना चाहिए, RS इज लेस देन RL अपॉन 100। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। करंट सोर्स कब स्टिफ होगा, जब RS ग्रेटर देन 100 RL है, और वोल्टेज सोर्स कब स्टिफ होगा, जब वो एक लोड के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करे। ठीक है, और वो कंडीशन कब होगा, जब हमारा RS इज लेस देन RL अपॉन 100 होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, सोर्स रेजिस्टेंस इज टिपिकली लो, सोर्स रेजिस्टेंस इज टिपिकली लो। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक ही है एक वोल्टेज सोर्स का कि वोल्टेज सोर्स का सोर्स रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों। सेकेंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर, लोड रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन 100 RS। अभी जैसे मैंने बताया, ठीक है, कि हमारा वोल्टेज सोर्स कब स्टिफ अप होगा, जब वो एक लोड के क्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करेगा। और वो कंडीशन कब आता है, जब वोल्टेज सोर्स स्टिफ होता है, जब उसका सोर्स रेजिस्टेंस क्या होता है, टिपिकली लो होता है। जब उसका सोर्स रेजिस्टेंस यहाँ पे, जब उसका सोर्स रेजिस्टेंस बच्चों, जब उसका सोर्स रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस देन कितना होगा, RL अपॉन 100, लेस देन RL अपॉन 100। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लोड रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन 100 RS बोला, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, यहाँ से RL क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 100 RS। इसका मतलब यह स्टेटमेंट भी सही है।
चलिए अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, लोड वोल्टेज इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ लोड रेजिस्टेंस। ये तो होना ही चाहिए। एक हमारे पास में जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है वो क्या करता है, लोड के अक्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करता है, और दिस VL जो होगा हमारा लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ क्या होना चाहिए, RL होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स का डेफिनेशन है कि जो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है जो लोड के अक्रॉस क्या करे, एक कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करे विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये भी सही हो गया। अब बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, अब वही बच गया, लोड करेंट इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ लोड रेजिस्टेंस। ये तो आइडियल करंट सोर्स का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। ये वोल्टेज सोर्स में ऐसा नहीं होता कि वो कांस्टेंट करंट मेंटेन करता है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए ये है हमारा एसी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको आने की उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। इसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन लिया गया है जो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, अ साइनोसोडल AC हैविंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज एंड अ पीक वैल्यू ऑफ करेंट 20 एम्पियर। बोल रहा स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच द करेंट ऑफ 10 एम्पियर फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, बोल रहा है एक AC करंट है, ठीक है, जिसका पीक वैल्यू कितना है, 20 एम्पियर है। 20 एम्पियर लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसका लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है डाटा हमारे पास। तो हमारे पास बच्चों क्या दिया हुआ है, एक IM का वैल्यू दिया हुआ, IM का वैल्यू दिया हुआ है 20 एम्पियर। ठीक है, और पीक वैल्यू ऑफ करंट, और साथ में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है बच्चों, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। और स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच द करंट ऑफ 10 एम्पियर। बोल रहा है कि कितना टाइम के बाद हमारा जो करंट होगा वो कितना होगा, 10 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले आप क्या करो, करंट AC करंट का जो इक्वेशन हमारे पास में जनरल इक्वेशन है वो क्या होता है बच्चों, I इक्वल टू IM, ठीक है, साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी कुछ भी ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ले लिए I इक्वल टू IM ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा क्या होता है हमारा 2πf और इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, बच्चों, ठीक है, IM का वैल्यू दिया हुआ है, करंट पूछा है कितना टाइम के बाद में 10 एम्पियर हो जाएगा। IM का वैल्यू 20 दिया हुआ है और इंटू साइन ऑफ 2π और इंटू f का वैल्यू 50 और इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 0 कैंसिल, तो यहाँ से बच्चों देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 100t इक्वल टू 1/2। कितना आ रहा है हमारा, साइन ऑफ 100t इक्वल टू 1/2, और 1/2 किसमें होता है साइन का वैल्यू, साइन π/6 साइन 30। ठीक है, यहाँ पर साइन 30 है। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं साइन 30 साइन π/6 होता है रेडियन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, दैट इज 100t इक्वल टू π/6। तो t का वैल्यू कितना आ रहा है बताइए बच्चों यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा हमारा ये हाफ, पाई कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, दैट इज π/6 और यहाँ से भी पाई बच रहा था क्या, यहाँ से ये हमारा दैट इज 100π है। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है 100πt। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है 100, यहाँ से पाई भी मल्टीप्लाइड है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी का वैल्यू कितना निकल गया हमारा बताइए यहाँ से। ठीक है, टी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, देखिए टी का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, दैट इज π/600। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, दैट इज, अच्छा पाई तो कैंसिल आउट हो गया था ना, पाई तो कैंसिल आउट हो गया था, तो 1/600 कितना आ गया, 1/600 सेकेंड। ठीक है, 1/600 सेकेंड। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना था आपको, करंट दिया हुआ था, पीक करंट दिया हुआ था 20 एम्पियर, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था 50 हर्ट्ज, टाइम निकालना था कितना टाइम के बाद करंट कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, करंट का इक्वेशन लिखा, AC करंट का I इक्वल टू IM साइन 2πft।
ठीक है। तो यहाँ से ये दिया हुआ था कितना टाइम के बाद, मान लिया टी टाइम के बाद 10 एम्पियर हो जाएगा। आई एम करंट दिया हुआ था पीक करंट 20 साइन ऑफ 2 पाई इंटू 50 इंटू टी। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 50 इंटू 2 मतलब 100 पाई टी। ये 100 पाई टी इक्वल टू पाई बाई 6, पाई पाई कैंसिल, टी का वैल्यू आ गया 1/600 सेकेंड। ठीक है, धुआं धुआं उड़ रहा है क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, इसी तरह से आपको तैयारी करना है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 कैपेसिटर ऑफ 15 माइक्रोफेराड एंड 30 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। द सर्किट करेंट व्हेन दिस कॉम्बिनेशन कनेक्टेड अक्रॉस 50 हर्ट्ज एंड 200 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, अब बोलिए एक 2 कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर 15 और 30 माइक्रोफेराड का। ठीक है, ये दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है, कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये कितना है हमारा 15 माइक्रोफेराड और 30 माइक्रोफेराड का। ये कनेक्टेड है किसके अक्रॉस एसी सप्लाई ऑफ 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई के अक्रॉस। अब बोल रहा है कितना करंट यहाँ से फ्लो करेगा। क्या पूछ रहा है? कितना करंट यहाँ से फ्लो करेगा। ठीक है, अब देखिए करंट सारे दिया हुआ है, केवल मैग्नीट्यूड में दिया हुआ था, मैग्नीट्यूड हम करंट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए करंट का जो होगा हमारे बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ से क्या करो, टोटल कैपेसिटेंस सर्किट का निकालो जरा। सीरीज में क्या होता है टोटल कैपेसिटेंस बच्चों? टोटल कैपेसिटेंस C1 C2 बाई C1 प्लस C2 मतलब 15 इंटू 30 अपॉन 15 प्लस 30 45। 15 3 जा और 3 10 जा, कितना आ गया 10 माइक्रोफैराड, ये आ गया। अब करंट कितना होगा बच्चों? करंट का अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, करंट का मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो कितना होगा? ये हमारा होगा V अपॉन XC रिएक्टेंस। ठीक है, तो कितना हो गया V हमारा 200 अपॉन XC का वैल्यू 1/ωc। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 200 ωc। तो 200 इंटू ओमेगा की जगह पर 2 पाई इंटू एफ की जगह पर 50। ठीक है, और सी की जगह पर कितना हो गया? सी हमारा आ गया 10 माइक्रो, 10 माइक्रो 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 1 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से और 1 0 यहाँ से, 4 0 कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -2। तो बचेगा कितना बच्चों यहाँ से देखिए। ठीक है, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, 20 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 मतलब 20 पाई अपॉन कितना हो गया 100 हो गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये 0 कैंसिल 2 2 5 जा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा, π/5 है क्या? ठीक है, जी हाँ, ऑप्शन 1 π/5 एम्पियर इज द राइट आंसर। देखिए अब क्वेश्चन धुआं धुआं उड़ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अ साइनसोइडल वोल्टेज ऑफ Vt इक्वल टू 100 sin 1000 t इज अप्लाइड अक्रॉस द प्योर कैपेसिटर ऑफ कितना 100 माइक्रोफेराड, द इंस्टेंटेनियस पावर इज गिवन बाई। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, तो देखिए इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है एसी में बच्चों, ये इंस्टेंटेनियस पावर को पीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है हमारा VT इंटू IT। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो इंस्टेंटेनियस पावर होता है बच्चों उसका फ्रीक्वेंसी हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा सोर्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, ठीक है, ये कैसे होता है, इसका प्रॉपर डेरिवेशन भी है। ठीक है, तो ये तो मैं पूरा रेगुलर क्लासरूम में पढ़ाता हूँ कि इंस्टेंटेनियस पावर इज आल्सो कॉल्ड ऑसिलेटिंग पावर। ठीक है, और वही हमारा बेसिकली रिएक्टिव पावर का पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको केवल मैं यहाँ पर बताऊँगा, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर इतना टाइम नहीं है बच्चों, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा काफ़ी ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अभी केवल अब देखिए फार्मूला बैठाइए, VT इंटू IT। VT कितना 100 sin 1000 πt है ना, तो ये हो गया हमारा 100 साइन ऑफ कितना हो गया 1000 t और इनटू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्योर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है बच्चों। अब करंट कितना होगा, करंट होता है हमारे कितना, दैट विल बी इक्वल टू VT बाई
एक्स सी, वी टी कितना है, फिर अगेन हमारे यहाँ पर देख लो वी टी बाई एक्स सी करोगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 100 और साइन ऑफ 1000 टी अपॉन एक्स सी मतलब 1/ω_c, तो 1/ω कितना ओमेगा सी, 1/ω_c इतना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया 1/ω_c। केवल मैग्नीट्यूड पहले देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी तो डबल होना ही है। देखिए यहाँ पर भी 1000, वहाँ भी 1000, अब यहाँ से कितना हो गया 100 कितना हो गया हमारा यहाँ से 4 0। ठीक है, और इंटू ω_c, ओमेगा का मतलब कितना हो गया यहाँ से इंटू ω_c, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, और इंटू सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ 100 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 0, यहाँ से 2 0, 3 0 5 0 और 1 यहाँ से। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है हमारा दैट इज, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारा इक्वेशन आएगा इंस्टेंटेनियस पावर का, उसका पीक वैल्यू कितना आ रहा है, उसका पीक वैल्यू आ रहा है कितना 1000 ना। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा 1000 साइन ऑफ कितना, साइन ऑफ 1000 टी और इंटू फिर अगेन इंटू साइन ऑफ 1000 टी। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देखो यहाँ पर 1000 अपॉन ऐसा कर सकते हैं 2 और इंटू इसको 2 साइन 1000 टी और इंटू साइन ऑफ 1000 टी। अब इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्मूले में रख देना पड़ेगा। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये आ जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो फ्रीक्वेंसी तो इससे डबल हो जाएगा कॉस ए प्लस बी वाले कंपोनेंट में, तो फ्रीक्वेंसी तो आपका क्या हो जाएगा 2000 ओमेगा का वैल्यू ये आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये डिवाइड होकर के कितना होगा पीक एम्पलीट्यूड 500। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए 500 साइन ऑफ 2000 टी, कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए। ठीक है, 500 साइन ऑफ 2000 टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, ठीक है ये हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन कौन सा होगा 500 साइन 2000 टी, ये ऑप्शन आ रहा है आपको बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है ऑप्शन 1, ठीक है ऑप्शन 1 इज राइट आंसर 500 साइन ऑफ 2000 टी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 6। 100 माइक्रो हेनरी कॉइल हैज द क्वालिटी फैक्टर ऑफ 200 एट 2 मेगाहर्ट्ज, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल विल बी इक्वल टू। ठीक है, तो मुझे पता है क्वालिटी फैक्टर जो हमारा होता है ये क्या होता है, दैट विल बी इक्वल टू ω0 इंटू एल अपॉन आर होता है बच्चों। ठीक है, ω0 कौन सा होता है रीजनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ से क्वालिटी फैक्टर आपको दिया हुआ है, क्वालिटी फैक्टर कितना दिया हुआ है 200 इक्वल टू ω0। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ इतना मेगाहर्ट्ज, इसमें अब देखो कुछ नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसी को आपको रीजनल फ्रीक्वेंसी मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर, ठीक है रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर किस फ्रीक्वेंसी पे निकलता है, रीजनल फ्रीक्वेंसी पे निकलता है बच्चों। तो यहाँ पर इसको रीजनल फ्रीक्वेंसी मानेंगे तो 2 पाई इंटू एफ कितना है 2 मेगाहर्ट्ज 2 10⁻⁶। ठीक है, ω0 हो गया और इंटू एल का वैल्यू कितना है हमारे पास, एल का वैल्यू हो गया 100 माइक्रो 10⁻⁻6। ठीक है, एल अपॉन आर का वैल्यू निकालना है मुझे, आर का वैल्यू क्या करना है निकालना है। चलिए अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट होगा वो देख लो। ठीक है, यहाँ से देखिए आपको कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों माइक्रो, और ये हमारा 10⁻⁶ ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद अब बताइए यहाँ से हमारा जो 200 आर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 200 आर इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 2 2 जा 4, तो 400 पाई। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो आर का वैल्यू हमारे पास में कितना आ गया 2 2 जा, मतलब आर का वैल्यू 2 पाई। ठीक है, 2 पाई ओम। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा 2 पाई ओम, दैट इज ऑप्शन 1 2 पाई ओम। ठीक है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या बोल रहा है, एट हाफ पावर पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस कर्व द करेंट इज
ठीक है। हाफ पावर पॉइंट ऑफ रेजोनेंस कर्व के हाफ पावर पॉइंट पे क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी एक कंसीडर कर लो, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये होता है हमारा ग्राफ बच्चों, ये जो रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक होता है, अगर सीरीज रीजन्स की बात करें तो आई वर्सेस हमारा जो हमारा टी होता है ग्राफ, ये हमारा आई वर्सेस ओमेगा, ठीक है। आई वर्सेस ओमेगा का जो ग्राफ होता है बच्चों, यहाँ पर आई वर्सेस ओमेगा, ठीक है। आई वर्सेस ओमेगा का जो ग्राफ होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, रीजनल फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होता है, रीजनल फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और दो फ्रीक्वेंसी होते हैं जिसको बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये ओमेगा एल और ये ओमेगा एच, ये दोनों क्या होते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होते हैं, ओमेगा एच और ओमेगा एल। ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे जो हमारा करंट होता है वो कितना होता है, दैट इज 1 आई अपॉन √2, ठीक है। मतलब और 1/√2 0.707, तो 0.707 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट, ठीक है। और आई को हम लोग यहाँ पर आई को I0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे जो हमारा करंट होता है वो कितना होता है, 0.707 टाइप्स ऑफ I0। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हायर द क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस सर्किट, ठीक है। ब्रॉडर, देखिए ऑप्शन नंबर 1, ब्रॉडर इज द पास बैंड, नैरोअर द पास बैंड, ग्रेटर द बैंडविड्थ एंड शार्पर इज द रेजोनेंस, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सिलेक्टिविटी, ठीक है। जितना क्वालिटी फैक्टर हाई होगा सिलेक्टिविटी उतना हाई होगा, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है हमारा बच्चों बैंडविड्थ, ठीक है। और बैंडविड्थ का मतलब क्या हो गया, बैंडविड्थ का मतलब क्या हो गया बच्चों, बैंडविड्थ का मतलब हो गया मेरा पास बैंड, बैंडविड्थ का मतलब क्या हो गया, पास बैंड। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, सो हायर द क्वालिटी फैक्टर अगर हाई है तो बैंडविड्थ को क्या होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, नैरो होना चाहिए। तो नैरोअर द पास बैंड, ठीक है, नैरोअर द पास बैंड, ये ऑप्शन होगा, ठीक है। बैंडविड्थ को ही पास बैंड बोला जाता है, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन हो गया, नैरोअर इज द पास बैंड, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम कांस्टेंट ऑफ द आरएल सर्किट इज गिवन बाई, ठीक है। टाइम कांस्टेंट ऑफ द आरएल सर्किट इज गिवन बाई, टाइम कांस्टेंट इक्वल टू होता है आरएल सर्किट का L/R, क्या होता है, L/R। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, इन वन टाइम कांस्टेंट द करंट थ्रू द सीरीज आरएल सर्किट इज, ठीक है। एक टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन पे क्वेश्चन आया है बच्चों, टाइम कांस्टेंट के डेफिनेशन पे क्वेश्चन आया है, बोलता है इन वन टाइम कांस्टेंट द करंट थ्रू द आरएल सर्किट राइजेज नियरली, कितना परसेंट राइज करता है। तो मैं बार बार बताया हूँ, ठीक है, ये 63% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू, टाइम कांस्टेंट वो वैल्यू होता है टाइम का जब हमारा करंट कितना राइज कर जाए, 63%, ये एक टाइम कांस्टेंट के बाद में। और ये हमारा मान लो मैक्सिमम करंट है, तो इसका कितना हो जाएगा, 0.63 टाइम्स ऑफ I0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा 63% ऑफ द फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू। स्टेडी स्टेट मतलब मैक्सिमम वैल्यू का 0.63 मतलब 63% तक रीच करेगा एक टाइम कांस्टेंट में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, द टाइम ड्यूरिंग विच द कैपेसिटर चार्जिंग करेंट बिकम्स 63% ऑफ द फाइनल वैल्यू इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट ऑफ। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है द टाइम ड्यूरिंग विच द कैपेसिटर चार्जिंग करेंट, यहाँ पर इंडक्टर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये तो होगा नहीं आरएल सर्किट। आरएलसी सर्किट में बच्चों, आरएलसी सर्किट एक सेकेंड ऑर्डर सर्किट होता है और इसका 2 टाइम कांस्टेंट होता है, τ1 और τ2 होता है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग L/R या RC नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन में, इसका टाइम कांस्टेंट प्रॉपर निकलेगा, ठीक है। ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करके रूट निकालेंगे, फिर हम लोग रेसिप्रोकल करके निगेटिव लगाते हैं, तब वहाँ टाइम कांस्टेंट निकलता है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ये निकलता है बच्चों, तो ये हमारा
सेकेंड ऑर्डर सर्किट का तो होगा नहीं। अब बता दिया आरसी सर्किट, तो ये होगा आरसी सर्किट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आरसी सर्किट में ही ये टाइम कांस्टेंट होगा, द टाइम ड्यूरिंग वी द कैपेसिटर चार्जिंग करेंट 63% ऑफ द फाइनल वैल्यू। किसमें होगा? वो आरसी सर्किट में होगा, जब हमारा कैपेसिटर करंट कितना हो जाए 63% ऑफ द फाइनल वैल्यू। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 11 तो हो गया, हाँ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इन पैरेलल आरएल सर्किट आर एल एंड सी आर डबल देन द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट विल बी बिकम्स। ठीक है, अब देखिए पैरेलल आरएल सर्किट की हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर दोनों में बता देता हूँ। अगर हमारे पास में सीरीज सर्किट होता, सीरीज सर्किट का जो बैंडविड्थ होता है बच्चों, ये होता है हमारा R/L। अगर हम पैरेलल सर्किट की बात करें, पैरेलल सर्किट की बात करें तो पैरेलल सर्किट का जो बैंडविड्थ होता है ये होता है 1/RC। ये क्या होता है? 1/RC। तो यहाँ पर पूछा गया बैंडविड्थ ऑफ द पैरेलल RC RL सर्किट। ठीक है, तो इन अ पैरेलल RL सर्किट, ठीक है, बोल रहा है कि RL एंड CR डबल, ठीक है, RL एंड CR डबल देन द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट विल बी इक्वल टू। ठीक है, तो अब देखिए ये तो L पे डिपेंड कर नहीं रहा है, तो L पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो R और C को डबल कर देते हैं। तो अगर R और C को डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? अगर दोनों ही डबल हो गया तो R हो गया 2R, C हो गया 2C, तो कितना हो जाएगा? 1/4 टाइम्स ऑफ RC, और 1/RC क्या है? इनिशियल बैंडविड्थ, तो 1/4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल बैंडविड्थ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बोल रहा है इन द ओपन डिवाइस, इन द ओपन डिवाइस द करेंट थ्रू इट इज। भाई ओपन सर्किट में क्या होता है? ओपन सर्किट में तो करंट जीरो हो जाता है, और शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? वोल्टेज जीरो हो जाता है। तो ओपन डिवाइस मतलब ओपन सर्किट में क्या होगा हमारा? ठीक है, करंट थ्रू इट इज। ठीक है, तो वोल्टेज करंट तो हमारा जीरो होगा, लेकिन वोल्टेज ओपन सर्किट में कुछ नहीं बोल सकते हैं कि क्या होगा। ओपन सर्किट वोल्टेज कितना आएगा वो सोर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। मतलब करंट तो जीरो होगा, वोल्टेज क्या है? अननोन है, वो डिपेंड करेगा कि सोर्स कितना है ना, उस पर सर्किट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, पूरे क्वेश्चन को धुआं धुआं उड़ा देना। ये हमारा महायुद्ध का सीरीज है। ठीक है, ये है चाणक्य नीति का महायुद्ध। ठीक है, तो इसमें हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, आपको मैं एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा क्वेश्चन के साथ साथ में। ठीक है, तो और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एन एनर्जी सोर्स फोर्स अ कांस्टेंट करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर द 4 सेकेंड फ्लो थ्रू द लाइट बल्ब। ठीक है, बोल रहा है करंट दिया हुआ है बच्चों, करंट दिया हुआ है, कितना टाइम के लिए? 4 सेकेंड के लिए फ्लो कर रहा है। ठीक है, 3 किलो जूल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द लाइट एनर्जी, द वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब विल बी इक्वल टू। क्या क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ पर करंट आपको दिया हुआ है, करंट दिया हुआ 5 एम्पियर। ठीक है, टाइम दिया हुआ बच्चों, टाइम दिया हुआ 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो यहाँ पर एनर्जी दिया हुआ, एनर्जी इक्वल टू 3 किलो जूल, 3 × 10 टू द पावर ऑफ 3 जूल, 10 पावर ऑफ 3 जूल। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है? एवरेज वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, आपको पता होगा एक इक्वेशन होता है हमारा, जो हमारा एनर्जी का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है हमारा बच्चों, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू Q और इंटू V, Q इंटू V। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है चार्ज वोल्टेज और एनर्जी में, W इक्वल टू Q इंटू V, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ से एक कॉन्स्टेंट आता है डायरेक्टली W इक्वल टू Q इंटू V। ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर चार्ज मैंने चार्ज कितना हमारा यहाँ से निकल जाएगा चार्ज, Q इक्वल टू I इंटू टी। तो Q का वैल्यू निकाल लो, I इंटू टी मतलब 5 × 4 कितना हुआ? 20 कूलम। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 20 कूलम। तो ये हो गया 20 कूलम। ठीक है, और इंटू V, और यहाँ से आपको एनर्जी कितना दिया हुआ जी? ठीक है, यहाँ से देखो कितना दिया, 4 सेकंड के लिए फ्लो करा 5 एम्पियर। ठीक है, 20 कूलम चार्ज हो गया, और एनर्जी दिया हुआ आपको कितना? 3 × 10 टू द पावर ऑफ 3। पुट करो तो यहाँ से पर हमारा आ रहा है दैट इज 3 × 10 टू द पावर ऑफ 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा? ये इसको 3000 हो गया अपॉन 20 हो गया,
0 0 कैंसिल, यहाँ से 150 बार में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भी का वैल्यू कितना हो गया 150 वोल्ट, कितना हो गया 150 वोल्ट। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टू रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। अगर दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो कौन सा कथन सत्य होगा, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 1, बोथ रजिस्टर कैरी द सेम अमाउंट ऑफ द करेंट। ऑब्वियसली अगर सीरीज में कनेक्टेड है रजिस्टर, करेंट सेम होगा, ठीक है। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टू रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, सही हो गया, ये तो सही स्टेटमेंट है। टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली R इक्वल टू कितना होता है R1 प्लस R2, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप IR इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, ये भी सही है। इसका मतलब जो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, कौन होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन को धुआं उड़ा देना है बच्चों, ठीक है। तैयारी आपको इस तरह से रखना है कि यह महायुद्ध का तैयारी है हमारा, ठीक है। चाणक्य नीति का जो हमारा सीरीज चल रहा है, बस हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को ट्रिक्स के साथ में और सॉल्व करने वाले हैं अच्छे क्वेश्चन को। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द 3 अनइक्वल रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। बोल रहा है कि 3 अनइक्वल रजिस्टर है और जो किसमें कनेक्टेड है पैरेलल में, ये देखिए ये R1 है बच्चों, ये R2 है और ये R3 है। 3 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 रजिस्टर जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो वोल्टेज अक्रॉस ईच ब्रांच इज सेम। देखिए रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ भी हो बच्चों, पैरेलल में कनेक्टेड है तो ये डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा हमारा, तीनों में सेम होगा, तो ये तो सही है। अब बोला फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये तो सही हो गया पहला। सेकेंड ऑप्शन देखिए ये तो सही हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द इंटायर सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, ठीक है। ये हमारा पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, तो ये भी सही है, ये तो हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ऑप्शन है द सम ऑफ द ब्रांच करंट इज इक्वल टू द टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। अब देखिए पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है हमारा करंट डिवीजन रूल लगता है, तो जो भी सोर्स से करंट निकलेगा IS या 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 I2 और I3। तो KCL जब लगाओगे तो क्या होगा, IS इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तो KCL का डेफिनेशन है। तो सम ऑफ द ब्रांच करंट इज इक्वल टू द टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। तो पैरेलल में क्या होगा, टोटल करंट इक्वल टू सम ऑफ द ब्रांच करंट, ये भी सही हो गया। करंट इन ईच ब्रांच इज इक्वल, ये कैसे बोल सकते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ तो रेजिस्टेंस तो अलग अलग है, तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ना। ये रेजिस्टेंस तो अनइक्वल दिया हुआ है तो करंट भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। अनइक्वल रेजिस्टेंस मतलब अनइक्वल करंट, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो और इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, द अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप एंड EMF इन एनी क्लोज्ड लूप ऑफ द सर्किट इज 0, दिस लॉ इज कॉल्ड KVL, ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। कि क्या होता है, ये लूप में लगता है एक अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप एंड EMF इन एनी क्लोज्ड सर्किट, ठीक है, क्लोज्ड लूप इज 0, ठीक है, दिस इज KVL। चलिए इसमें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। चलिए देखिए बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है ना, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन में ही जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन भी लेना पड़ता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अ प्रिंसिपल नोड इज, अ प्रिंसिपल नोड इज, ठीक है। तो मैंने बताया था प्रिंसिपल नोड
टाइप्स ऑफ नोड में हमारे पास में एक होता है रेफरेंस नोड, एक होता है फिर आपका सिंपल नोड, प्रिंसिपल नोड, सुपर नोड। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ नोड हमने जब डिस्कस किया था तो इसमें बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए प्रिंसिपल नोड के बारे में बोला गया था। प्रिंसिपल नोड में नंबर ऑफ ब्रांचेज कम से कम कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ ब्रांचेज कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और कभी भी 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांच जहाँ पे मिलेगा वहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, जंक्शन बनेगा, वहाँ पर क्या बनेगा, जंक्शन बनेगा। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल नोड इज तो प्रिंसिपल नोड क्या है, एक जंक्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या चाहिए, मिनिमम 3 ब्रांचेज चाहिए, और मिनिमम 3 ब्रांचेज जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पर क्या बनता है, जंक्शन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जंक्शन होगा वेयर द ब्रांच करेंट कैन कंबाइन और डिवाइड। ठीक है, अब देखिए क्लोज पाथ, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, सिंपल पॉसिबल क्लोज पाथ, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, एक प्रिंसिपल नोड क्या है, एक जंक्शन है वेयर द ब्रांच करेंट कंबाइन और डिवाइड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द रेसिप्रोसिटी थ्योरम टू बी एप्लीकेबल। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है वो कब एप्लीकेबल होता है, जब नेटवर्क हमारा क्या होना चाहिए, हमारे पास में लीनियर नेटवर्क और बायलैटरल। ठीक है, लीनियर एंड बायलैटरल नेटवर्क, ये हमारा क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, ये भी होना चाहिए 1 और 2। इसका मतलब ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेटवर्क क्या होना, कैसा होना चाहिए, लीनियर एंड बायलैटरल नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इन विच सर्किट द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज नॉट डिजायर्ड। ठीक है, कौन से सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कंडीशन डिजायर्ड नहीं है। ठीक है, डिजायर्ड नहीं है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 कम्युनिकेशन सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और कंपाउंड सर्किट। देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन सर्किट जो होता है इसमें इफिशिएंसी बहुत मैटर करता है। ठीक है, इसलिए हम कम्युनिकेशन सर्किट में हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन को हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, सो इसमें ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिक सर्किट में तो करते ही हैं, क्योंकि देखो होता क्या, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में जो हमारा इफिशियंसी मैक्सिमम इफिशियंसी होता है ये 50% का होता है। ठीक है, अगर हम कम्युनिकेशन सर्किट में यूज करेंगे तो वहाँ पर इफिशियंसी बहुत कम हो जाएगा, और वहाँ पर इफिशियंसी बहुत ही मैटर करता है कम्युनिकेशन सर्किट में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, द थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट कैन नॉट बी डेवलप्ड इन द सर्किट कंटेनिंग। अच्छा, कैन बी डेवलप्ड। ठीक है, कैन बी डेवलप्ड इन द सर्किट कंटेनिंग, मतलब थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग कौन से सर्किट में हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि थेवेनिन्स और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट जो सर्किट होते हैं वो एसी और डीसी दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, एसी और डीसी दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा, देखिए डीसी इंडिपेंडेंट सोर्स ये भी सही है, एसी इंडिपेंडेंट सोर्स ये भी सही है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स ये भी सही है। मतलब इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दीज। थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट कैन बी अप्लाइड, कैन बी डेवलप्ड इन द सर्किट कंटेनिंग डीसी सोर्स, एसी सोर्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स। सारे केस में हम लोग नॉर्टन्स एंड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडक्टर है द मिनिमम एडी करेंट लॉस। ठीक है, मिनिमम एडी करेंट लॉस कौन सा होगा, किस में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 फेराइट कोर इंडक्टर, आयरन कोर इंडक्टर, एयर कोर इंडक्टर और ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग जब ये यूज करते हैं बच्चों, ठीक है, फेराइट कोर इंडक्टर आपने बार बार पढ़ा होगा, तो ये फेराइट कोर इंडक्टर जो हमारा होता है दैट विल गिव द मिनिमम एडी करेंट। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23, द क्वाइल ऑन द आयरन कोर हैव द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इक्वल टू। ठीक है, आयरन कोर पे जो हमारा क्वाइल होता है उनका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होना चाहिए, वो स्ट्रांगली और टाइटली होना चाहिए। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग उसका हाई होना चाहिए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग यूनिटी होना चाहिए। ठीक है, ना होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ लेते हैं। द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर इज इतना, द वायर इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ सर्किल, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर वायर। ठीक है, एक वायर है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। अब इसको क्या किया गया बच्चों, इसको बेंट कर दिया गया इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, सर्किल के फॉर्म में बेंट कर दिया गया। तो अब बताइए इसका जो पेरीमीटर होगा 2πr वो इसके लेंथ के बराबर होगा, इसके लेंथ के बराबर होगा बच्चों। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2r का वैल्यू कितना हो जाएगा, l/π हो जाएगा, l/π हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो ये होता है μ0 ऑफ I अपॉन 2π इंटू r, ये होता है। ठीक है, और B इक्वल टू होता है बच्चों μ0 इंटू H। ठीक है, तो अब बताओ H का वैल्यू कितना आ जाएगा, H का वैल्यू सेंटर पे आ जाएगा हमारा, दैट इज B/μ0। तो यहाँ से आ जाएगा I/2πr, I/2πr का वैल्यू कैलकुलेट करो, 40 इंटू 10⁻²2 एम्पियर टर्न्स पर मीटर, 40 इंटू 40π इंटू 10⁻²2 एम्पियर टर्न्स पर मीटर, इसका यूनिट होता है एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ठीक है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच अपोजेज द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब देखिए हमने बताया था कि इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में एनालॉजी, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, तो जो हमारे पास में इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट जो यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है, और वहीं यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट में बोलते हैं रिलक्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, रिलक्टेंस, रिलक्टेंस। ठीक है, इसका मतलब ये करंट के फ्लो को अपोज करता है, ये फ्लक्स लिंकेज को अपोज करता है। ठीक है, तो बोल रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच अपोजेज द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो कौन सा होगा, रिलक्टेंस। कंडक्टेंस तो होगा नहीं, रजिस्टिविटी तो होगा नहीं, ये दोनों इलेक्ट्रिकल सर्किट के प्रॉपर्टीज हैं। परमियंस तो सपोर्ट करता है किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को, लिंकेज, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिंकेज को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन होगा रिलक्टेंस। रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में वही रोल प्ले करता है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस प्ले करता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस क्या करता है, दैट अपोजेज द लिंकेज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 26 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26 क्या है, द रिलक्टेंस ऑफर्ड बाय द मैग्नेटिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 2 पैरेलल पाथ एक्टेड अपॉन द सेम मैग्नेटोमोटिव फोर्स। बोल रहा है कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स के अक्रॉस 2 पैरेलल पाथ हैं और एक मैग्नेटिक सर्किट है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या, रिलक्टेंस कितना होगा। तो भाई जिस तरह से पैरेलल में रेजिस्टेंस, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होता बच्चों, पैरेलल में आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होता, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस टर्मिनल के अक्रॉस कितना हो जाता, R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये R/2 हो जाता। तो उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट है, रिलक्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ द रिलक्टेंस ऑफ इच पाथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 इनफाइनाइट पैरेलल कंडक्टर कैरिंग द करंट ऑफ 20 एम्पियर each in the same direction, then the magnitude of the force between the conductor per unit length between them equal to। मैंने बताया था कि 2 पैरेलल कंडक्टर जो हमारा होता है, 2 पैरेलल कंडक्टर, ठीक है, 2 पैरेलल कंडक्टर में अगर करंट I1 और I2 फ्लो कर रहा है और दोनों ही इन्फिनाइटली लॉन्ग कंडक्टर हैं और दोनों के बीच का सेपरेशन अगर हमारा D है, तो एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, क्योंकि इसके वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ठीक है, और इसी तरह से I2 इस पर एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर भी I2 के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको B2 मान लेता हूँ, इसके कारण यहाँ पर जो होगा B1 होगा। तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अगर I1 I2 का डायरेक्शन सेम है, अगर I1 I2 का डायरेक्शन सेम है तो फोर्स होगा एट्रैक्टिव, फोर्स होगा एट्रैक्टिव। अगर I1 I2 का डायरेक्शन अपोजिट है तो फोर्स होगा रिपल्सिव।
तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तो ऑप्शन चला गया, अब बचा अट्रैक्टिव में दो ऑप्शन। अब देखिए इसका एक्सप्रेशन जो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू इन्फिनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग वायर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू I1 I2 अपॉन 2 पाई और डी क्या सेपरेशन बिटवीन द वायर। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ से म्यू नॉट का वैल्यू रखो, तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना हो जाता है बच्चों, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई 10 टू द पावर ऑफ -7, ठीक है, और इंटू I1 I2 कितना दिया हुआ 20 तो 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 20 2 जा 400, ठीक है। म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, 2 पाई और इंटू डी का वैल्यू कितना है, दोनों के बीच का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर, 20 10 टू द पावर ऑफ -2, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, ये 2 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 और यहाँ से हमारा 2 आ जाएगा, अब 2 से 10 बार में, ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, 10 से एक 0 कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ रहा 40 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 और ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 2, तो कितना आ गया 40 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5, 40 इंटू 10 टू द पावर ऑफ कितना आ रहा है 40 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4। कौन सा ऑप्शन होगा, 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, और फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। अब ये कैसे अट्रैक्टिव हो रहा है बच्चों, ठीक है, अब यहाँ पर बताने का समय नहीं है, ये कॉन्सेप्ट पूरा आपका, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं उसके कारण दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, दोनों का फोर्स क्या होता है, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर इतना समझिए कि आपका अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा दोनों वायर में, फोर्स अट्रैक्टिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा तो रिपल्सिव होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इतना ही होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, और ये क्या फोर्स पर यूनिट लेंथ है, क्योंकि इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है तो हम लोग कैसे निकालेंगे इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर के कारण फोर्स, तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टेड अपॉन द वन वायर, ठीक है, ड्यू टू अदर वायर, ठीक है, ये हमारा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अ कांस्टेंट करंट सोर्स सप्लाई द करंट ऑफ 400 मिली एम्पियर टू द लोड ऑफ 2 किलो ओम, व्हेन द लोड इज चेंजेस टू 200 ओम द करंट विल बी इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा एक कांस्टेंट करंट सोर्स है, 400 मिली एम्पियर का करंट फ्लो करवा रहा है, अब बोल रहा लोड चेंज हो गया तो करंट होगा। अब देखिए कांस्टेंट करंट सोर्स है बच्चों, ये कांस्टेंट करंट सोर्स है कितना 400 मिली एम्पियर का, और ये करंट सप्लाई कर रहा है लोड के अक्रॉस जो एक वेरिएबल लोड है, क्या है ये लोड क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, लोड वेरी कर रहा है। तो अब एक चीज़ बताइए, ये करंट सोर्स की सीरीज में अगर कोई लोड कनेक्टेड है तो इसका वैल्यू कुछ भी हो जाए, ये करंट सोर्स एक कांस्टेंट करंट मेंटेन करेगा, कितना 400 मिली एम्पियर का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, लोड करंट क्या होगा, ये दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ RL, तो RL का वैल्यू कुछ भी चेंज करो करंट उतना ही रहेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इधर ऑप्शन नंबर 1 400 मिली एम्पियर ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अ सीरीज RLC सर्किट रेजोनेंस एंड 1000 किलोहर्ट्ज आपका एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, यह आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, ठीक है। बोल रहा है कि एट फ्रीक्वेंसी 995 किलोहर्ट्ज द सर्किट इम्पीडेंसी, तो देखिए अगर हमारे पास में सीरीज रेजोनेंस सर्किट है तो ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट पे कैसा होता है बिहेवियर, कैपेसिटिव होता है, कैसा बिहेवियर होता है, कैपेसिटिव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, कैपेसिटिव नेचर होता है। जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट होता है तो प्योरली रजिस्टिव, और ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट होता है तो इंडक्टिव नेचर होता है बच्चों, पैरेलल में उल्टा हो जाता है, ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट पे इंडक्टिव, ओमेगा नॉट पर प्योरली रजिस्टिव, और ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट पे कैपेसिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा सीरीज RLC सर्किट के लिए, ठीक है। तो अब देखो किस फ्रीक्वेंसी पर पूछा 995 किलोहर्ट्ज, तो ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, वहाँ पर कैपेसिटिव नेचर होगा, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन एक बार। बोल रहा है द रेटिंग ऑफ द कैपेसिटर इज 25 माइक्रोफैराड, इतना 12 वोल्ट, अ सिंबल फॉर द प्लस इज आल्सो ड्रॉन नियर द वन टर्मिनल
टर्मिनल्स विच टाइप ऑफ कैपेसिटर इट इज। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में ऐसा होता है, ठीक है, पोलरिटी दिया जाता है, एक टर्मिनल पे पॉजिटिव दूसरे टर्मिनल पे निगेटिव, तो ये होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ठीक है, ये पोलर कैपेसिटर होता है हमारे पास में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 31, पावर डिसिपेशन इन द आइडियल इंडक्टर इज। पावर डिसिपेशन इन द आइडियल इंडक्टर इज। देखो इंडक्टर कोई पावर डिसिपेट नहीं करता। इंडक्टर में अगर हम लोग एवरेज पावर की बात करते हैं ना बच्चों, तो एवरेज पावर डिसिपेट कौन करता है? एवरेज पावर डिसिपेट करता है रजिस्टर। ठीक है, इंडक्टर और कैपेसिटर कभी भी पावर डिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, इंडक्टर और कैपेसिटर कभी भी पावर डिसिपेट नहीं करेगा। तो एवरेज पावर की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है हमारा बच्चों? ये होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, और फाई क्या होता है? एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताइए, अगर हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है ये 90 डिग्री होता है बच्चों, जिसके वजह से ये cos 90 क्या हो जाएगा? cos 90 जीरो हो जाएगा। एवरेज पावर हमारा प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो, इसमें भी एवरेज पावर जीरो, इसमें भी एवरेज पावर जीरो। ठीक है, दोनों में एवरेज पावर क्या होता है? जीरो। इसमें भी एवरेज पावर जीरो होगा प्योरली कैपेसिटिव में, और इसमें भी एवरेज पावर क्या होगा? जीरो। तभी तो बोलते हैं प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वाटलेस करंट फ्लो करता है, मतलब करंट तो है लेकिन कोई एवरेज पावर उसमें डिसिपेट नहीं हो रहा प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा होगा? पावर डिसिपेशन जीरो होगा। इंडक्टर और कैपेसिटर डज नॉट डिसिपेट पावर। ठीक है, वो एनर्जी स्टोरिंग होते हैं, एलिमेंट होते हैं, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? दैट इज जीरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू अ नेटवर्क हैविंग विच टाइप ऑफ एलिमेंट? विच टाइप ऑफ एलिमेंट? ठीक है, देखिए यूनिलैटरल एलिमेंट, लीनियर एलिमेंट, बाइलैटरल, पैसिव एलिमेंट। सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल किस में एप्लीकेबल नहीं होता? देखो लीनियर में एप्लीकेबल होता है, बाइलैटरल में, पैसिव में भी। तो यूनिलैटरल एलिमेंट अगर कनेक्ट करोगे तो वहां पर सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। यूनिलैटरल बच्चों मतलब क्या होगा? जिसका इंपीडेंस चेंज हो जाता है अगर हम लोग वोल्टेज का पोलरिटी और करंट का डायरेक्शन चेंज करें। तो डायोड होता है हमारा, डायोड को जब फॉरवर्ड बायस करोगे आप, डायोड को जब फॉरवर्ड बायस करोगे तो एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कितना? 10 to 100 ओम के आसपास। जब इसको रिवर्स बायस कर दोगे, जब रिवर्स बायस कर दोगे तो प्रैक्टिकली बहुत ही हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, 10 to the power of 6 मेगा ओम के रेंज में। ठीक है, तो ये एक यूनिलैटरल एलिमेंट है जिसका इंपीडेंस चेंज हो रहा है वोल्टेज का पोलरिटी चेंज करने से। फॉरवर्ड बायस में 10 to 100 ओम, रिवर्स बायस करेंगे तो लगभग मेगा ओम के रेंज में इंपीडेंस ऑफर करेगा। तो यहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम यूनिलैटरल एलिमेंट के लिए क्या होगा? एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? बोलता है व्हाट डज द फ्लोइंग फिगर रिप्रेजेंट। ठीक है, अब देखिए ये एक क्या है हमारा? पोलरिटी दिया हुआ, तो पोलरिटी को देख करके हम लोग समझ जाएंगे कि ये करंट सोर्स तो है नहीं, ये क्या है? वोल्टेज सोर्स है। ये क्या है? वोल्टेज सोर्स है। किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? ये डिपेंड कर रहा है एक किसी ब्रांच के वोल्टेज पे। सो दिस इज अ वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। क्या है हमारा? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। देखो कभी भी ऐसा दिया रहा है के वी एक्स, ये क्या है? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। अगर के आई एक्स रहे, के आई एक्स रहे, इसको क्या बोलोगे बताओ? ठीक है, के आई एक्स है, दैट इज करेंट कंट्रोल करेंट सोर्स। ठीक है, अब अगर हमारे पास में ऐसा रहे, अच्छा अब पोलरिटी भी आपको देखना पड़ेगा। अगर हमारे पास सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पोलरिटी देखते हैं। अगर पोलरिटी है तो इसमें दो ऑप्शन हो सकता है, के वी एक्स भी हो सकता है और के आई एक्स भी हो सकता है। अगर के वी एक्स है, वोल्टेज सोर्स है, इस पे डिपेंड कर रहा है, इस वोल्टेज पे। सो दिस इज द वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। अगर ये पोलरिटी ऐसा दिया हुआ है और ऐसा लिखा हुआ तो ये क्या है? एक वोल्टेज सोर्स है, किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे, तो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास में एक ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ये करंट सोर्स है, तो इसमें भी दो सिंबल ऐसा दिया रहेगा, के वी एक्स और के आई एक्स। जब एक करंट सोर्स एरो दिया हुआ है मतलब
करंट सोर्स है, और ऐसा दिया हुआ KVX, मतलब ये करंट सोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे। तो ऐसा नोटेशन दिया हुआ, तो ये है हमारा करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। अगर ऐसा नोटेशन दिया हुआ है हमारा, ठीक है, KIX, मतलब एक करंट सोर्स है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे, सो करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो ये 4 तरह के डिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, और करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वोल्टेज सोर्स जो किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे, तो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, वोल्टेज डिवीजन एंड करंट डिवीजन फॉर्म, क्या फॉर्म करता है, वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन ड्यूअल पेयर फॉर्म करता है। ठीक है, ड्यूअल पेयर फॉर्म करता है, मैंने बताया था कुछ ड्यूअल पेयर। ठीक है, कि R का ड्यूअल पेयर क्या होता है हमारा, G होता है, L का क्या ड्यूअल पेयर होता है, C होता है, वोल्टेज का क्या होता है, करंट होता है। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ड्यूअल पेयर होते हैं। तो ये क्या फॉर्म करेगा, वोल्टेज डिवीजन, भाई वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन दोनों क्या होगा, ड्यूअल पेयर होगा। सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के ड्यूअल पेयर होते हैं। तो अब बताओ वोल्टेज डिवीजन किस में लगता है, सीरीज में, इसमें लगता है वोल्टेज डिवीजन रूल, पैरेलल में क्या लगता है, करंट डिवीजन रूल। तो जब वोल्टेज बच्चों, जब वोल्टेज और करंट दोनों आपस में, सीरीज और पैरेलल जब दोनों आपस में क्या हैं, ड्यूअल पेयर हैं, तो वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल भी क्या होगा, ड्यूअल पेयर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 35, क्वेश्चन नंबर 35। एन इलेक्ट्रिक आयरन इज रेटेड एज 110 वोल्ट एंड 500 वाट, इट वाज पुट अक्रॉस द 220 वोल्ट, द न्यू आउटपुट पावर विल बी इक्वल टू, न्यू आउटपुट पावर विल बी इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आउटपुट पावर निकालना है, तो देखिए यहाँ पर रेटिंग दिया हुआ है, कभी भी बताए थे रेटिंग से हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो पावर इक्वल टू होता है बच्चों V² R, तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लो, R इक्वल टू V² P। ठीक है, R फॉर रेटिंग, R फॉर रेजिस्टेंस, रट जाओ, रेटिंग से क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे, निकाल लो रेजिस्टेंस, R इक्वल टू V² P से। V कितना दिया हुआ बच्चों, 110 और इंटू 110 और अपॉन कितना हुआ P कितना हुआ 500, ये 0 0 0 0 कैंसिल, 11 11 कितना हो गया 121 बटा कितना हो गया 5 हो गया, ये हमारा निकल गया क्या, रेजिस्टेंस निकल गया। अब बोल रहा है आउटपुट पावर विल बी, जब इसको कनेक्ट करेंगे किससे, 220 वोल्ट से, ये आपका R का वैल्यू आ गया, ये किसका वैल्यू आया, R का वैल्यू आ गया। जब इससे कनेक्ट करेंगे तो जो पावर जो होगा, ठीक है, न्यू पावर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना पावर कंज्यूम करेगा ये रेजिस्टेंस, दैट इज 220 इंटू 220 V² R, R कितना है 121 और बाई 5, तो 5 तो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ से देखो बच्चों, 11 11 121 और 11 दूनी 22, ठीक है, अब फिर 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों, यहाँ देखिए 20 20 में 400, 4 5 20, मतलब 2000 वाट का पावर कंज्यूम करेगा। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, पूरे क्वेश्चन को धुआं धुआं उड़ा देना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 बोला, 2 आइडेंटिकल रेजिस्टिव लोड कंज्यूम द टोटल पावर ऑफ W वाट व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, बोल रहा है कि दो हमारे पास में आइडेंटिकल रेजिस्टिव लोड है, मतलब R है और R है बच्चों। ठीक है, R है और है, जब दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो पैरेलल में कनेक्टेड हुआ तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा R/2। ठीक है, तो कितना उस समय पावर कंज्यूम करता है, जब ये हमारा दोनों पैरेलल में कनेक्टेड, इफेक्टिव रेजिस्टेंस R/2, उस समय ये पावर कंज्यूम करता है किसी सोर्स से, कितना, सोर्स से WP या P पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, अब बोल रहा है फ्रॉम द DC सोर्स, बोल रहा है कि जब आइडियल DC सोर्स के थ्रू कनेक्ट किया इसको, ठीक है, तो कितना पावर कंज्यूम किया P। अब बोल रहा है व्हाट वुड हैपन टू द कंजम्पशन इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द सेम सोर्स। जब ये सेम सोर्स के अक्रॉस सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे दोनों आइडेंटिकल है, R का 2R हो जाएगा, और ये सेम सोर्स के अक्रॉस कनेक्टेड है VS,
अब पावर कितना होगा बच्चों बताइए। यहाँ पर पावर की अगर हम लोग बात करें तो पावर वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट, तो वी एस स्क्वायर बाई 2r। यहाँ पर कितना है पावर, तो पावर P इक्वल टू कितना है वी एस स्क्वायर अपॉन आर बाई 2। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ कितना हो गया यहाँ से। ठीक है, तो r बाई 2, अब ये हो गया नीचे 2r, ये हमारा कितना आ रहा था स्टार्टिंग में जब पहले में था, तो 2vs स्क्वायर अपॉन r। अब बताइए दोनों कंपेयर कर लो, दोनों कंपेयर कर लो। देखो ये vs स्क्वायर बाई r का 2 टाइम्स है और इससे कितना हो गया ये vs स्क्वायर बाई r। ठीक है, अब देखो 2 से कितना टाइम्स है 1/2। ठीक है, तो 1/4, 2 का आधा 1, 1 का आधा 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर बाई आर घटेगा, ये बढ़ गया तो हमारा आर से 2r हो गया, तो यहाँ से पावर क्या हुआ घट गया 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है क्या, 2 वायर ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल बट डिफरेंट लेंथ L एंड 12 ऑफ द रेडियस ऑफ R और 2R रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ दियर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो हमारा होता है ना बच्चों, ये होता है रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम क्या है, रजिस्टिविटी। क्या नाम है इसका, रजिस्टिविटी है। ठीक है, रजिस्टिविटी। अब देखिए यहाँ पर जो रजिस्टिविटी होता है ये क्या होगा बच्चों, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किससे इंडिपेंडेंट होता है बच्चों, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल डायमेंशन। किससे इंडिपेंडेंट होता है, फिजिकल डायमेंशन से इंडिपेंडेंट होता है, फिजिकल डायमेंशन एंड साथ में जियोमेट्री ऑफ द मटेरियल, ज्योमेट्री से भी इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो वायर को आप कुछ भी करो, ठीक है, वायर का अगर सेम मटेरियल है, ये किस पे डिपेंड करता है, केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो अगर हमारे पास एक कॉपर कंडक्टर है तो उसका शेप कुछ भी हो, चाहे वो शेप ऐसा हो, चाहे वो शेप सिलिंड्रिकल फॉर्म में हो, ठीक है, इसका फिजिकल डायमेंशन कुछ भी हो, वो रजिस्टिविटी उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है, फिजिकल डायमेंशन एंड ज्योमेट्री ऑफ द मटेरियल। तो कौन सा होगा, इसका मतलब ये सब पर डिपेंड ही नहीं करेगा लेंथ और रेडियस पे, तो 1:1। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 1:1, ये हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज होता है लेकिन रजिस्टिविटी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास, अ सीरीज RLC सर्किट ड्रॉज द करंट एट द लीडिंग पावर फैक्टर एट लीडिंग। देखिए सीरीज RLC सर्किट की बात किया तो सीरीज RLC सर्किट में जब लीडिंग पावर कब होता है, जब ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट होता है, तो कैपेसिटिव नेचर होता है सीरीज RLC सर्किट का। ठीक है, तो कैपेसिटिव नेचर होगा उस समय क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर क्या होगा, हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा। ठीक है, तो सीरीज रीजनल सर्किट में पावर फैक्टर कब लीडिंग होगा, जब वो कैपेसिटिव नेचर डोमिनेंट होगा। कैपेसिटिव नेचर कब डोमिनेंट होता है, जब ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, मतलब रिजोनेंस से पहले। ठीक है, तो क्या होगा, सीरीज RLC सर्किट ड्रॉज द करंट एट लीडिंग पावर फैक्टर एट फ्रीक्वेंसी लेस देन द रीजनल फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सीरीज सर्किट। तो क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सीरीज सर्किट जो हमारा होता है बच्चों, ये होता है 1/R√L/C। ठीक है, ये हमारा सीरीज के लिए ये हमारा होता है, फॉर सीरीज सर्किट के लिए, सीरीज सर्किट के लिए होता है। ठीक है, पैरेलल के लिए पूछेगा तो पैरेलल के लिए हमारा जो होता है बच्चों क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर जो हमारा पैरेलल के लिए होता है, पैरेलल के लिए देखिए सीरीज के लिए हमारे जो पास में जो क्वालिटी फैक्टर होता है ये हमारा होता है 1/R√L/C। ठीक है, अगर पैरेलल के लिए बात करोगे तो पैरेलल RLC सर्किट के लिए क्वालिटी फैक्टर होता है R√C/L। इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा होगा ऑप्शन, 1/R√L/C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, फॉर द पैरेलल RLC सर्किट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बैंडविड्थ ऑफ द सीरीज सर्किट डिक्रीजेज इफ R इंक्रीजेज। पैरेलल सर्किट के लिए हम लोग बैंडविड्थ जानते हैं, बैंडविड्थ पैरेलल सर्किट के लिए 1/RC होता है। ठीक, बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट डिक्रीजेज, R इंक्रीजेज, R इंक्रीज करेंगे तो बैंडविड्थ डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये करेक्ट है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बढ़िए, बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट रिमेन्स सेम इफ L इज इंक्रीजेज।
एल से तो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एल से इंडिपेंडेंट है, तो बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट रिमेन सेम इफ एल इज इंक्रीजेज, ठीक है, इससे इंडिपेंडेंट ही है तो ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट हमारा एट रेजिस्टेंस द इनपुट इम्पीडेंस इज अ रियल क्वांटिटी, ये भी सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, एट रेजिस्टेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट इम्पीडेंस अटेंड द मिनिमम वैल्यू। पैरेलल के लिए इम्पीडेंस मिनिमम नहीं होता, एडमिटेंस मिनिमम होता है, ठीक है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल सर्किट अगर हमारे पास है, पैरेलल आरएलसी सर्किट, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे एडमिटेंस होता है मिनिमम और वो किसके बराबर होता है, जी के बराबर, तो उस जो इम्पीडेंस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा बच्चों, क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, द टाइम कांस्टेंट इज द टाइम टेकन फॉर द रिस्पॉन्स टू राइज हाउ मच % ऑफ द फाइनल वैल्यू, कितना होना चाहिए, दैट इज 0.632 ऑफ द फाइनल वैल्यू, ठीक है, ये होगा। चलिए ये ऑप्शन टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, कितना टाइम कांस्टेंट होता है बच्चों, मैंने बार बार बताया था कि एनी प्रैक्टिकल सर्किट रिक्वायर्ड 5 टाइम कांस्टेंट टू रीच इन द स्टेडी स्टेट। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4, 5 टाइम कांस्टेंट। 5 टाइम कांस्टेंट पे सर्किट क्या होता है, स्टेडी स्टेट में जाता है। प्रैक्टिकली, आइडियली अगर बोलोगे तो इन्फिनाइट टाइम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज द टाइम कांस्टेंट फॉर द सीरीज आरएल सर्किट। सीरीज आरएल सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, टाइम कांस्टेंट होता है L/R सीरीज के लिए। पैरेलल के लिए क्या होता है टाइम कांस्टेंट, पैरेलल आरसी सर्किट रहे तो कितना हो जाएगा टाइम कांस्टेंट, दैट इज RC, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है, इन सीरीज आरएलसी सर्किट R इज इक्वल टू 2 किलो ओम, L इज इक्वल टू 1 हेनरी, C इक्वल टू 1/400 माइक्रोफैराड, द रीजनल फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू, ठीक है। रीजनल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं बच्चों, तो ओमेगा नॉट इक्वल, फॉर्मूला रख दो, कितना होता है ओमेगा नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना होता है LC होता है बच्चों, अंडर रूट ऑफ LC, 1/√LC हो जाता है, ठीक है। अब किलो हर्ज में बोला तो चलो कोई बात नहीं, उसको निकाल देंगे यहाँ से, 2πf कर देंगे, तो 2πf इक्वल टू 1/√LC। एल का वैल्यू कितना है बच्चों 1 हेनरी, सी का बच्चों कितना है 1/400 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻⁶, तो कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए कैलकुलेट कीजिए, 2πf इक्वल टू यहाँ पर 2πf नोट बोलो, फिर रीजनल फ्रीक्वेंसी बात किया, ठीक है। तो ये 400 स्क्वायर रूट में है तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 और अपॉन कितना हो जाएगा 10⁻⁻3, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 से 10 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10 × 10⁻3, ठीक है। तो एफ नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 10/π किलो हर्ज, 10/π किलो हर्ज, ठीक है। देखिए ये 10π नीचे चला जाएगा और ये किलो हर्ज, 10/π किलो हर्ज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, अ करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर फ्लोज नहीं, ये फ्लोज होगा, फ्लोज इन रेजिस्टेंसलेस चौक फ्रॉम अ 200 वोल्ट अल्टरनेटिंग सोर्स, द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द चौक इज, बाय एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द चौक, देखिए स्टेटमेंट देखिए, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द चौक, ठीक है। देखिए इंडक्टर कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, इसमें एवरेज पावर क्या होता है 0 होता है, तो ये कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, ये एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारा 0 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 46, द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द पैरेलल रीजनल सर्किट इज गिवन बाय, क्वालिटी फैक्टर ऑफ द पैरेलल रीजनल सर्किट, ठीक है। अभी बताया ये क्या होता है R√L/C, ठीक है। दिस इज द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द पैरेलल रीजनल सर्किट, ठीक है। देखिए R√C/L, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखिए बच्चों किस तरह से ये क्वेश्चन धुआं उड़ रहा है, ठीक है। और इसी तरह से आपको मस्त होकर के तैयारी करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, हमारे साथ बने रहेंगे, हम यहाँ पर अच्छे ट्रिक आपको बताएंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स, ठीक है, जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे, एक सही रणनीति से आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये चल रहा है हमारा चाणक्य का महासीरीज चल रहा है ये बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द बैंडविड्थ ऑफ द पैरेलल रीजनल सर्किट इज गिवन बाय, बैंडविड्थ ऑफ द पैरेलल रीजनल सर्किट, देखिए सीरीज रीजनल सर्किट अगर बात करता है बच्चों, सीरीज रीजनल सर्किट, इसका जो बैंडविड्थ होता है, बैंडविड्थ होता है ये R/L होता है, इसका बैंडविड्थ क्या होता है, R/L। ठीक है, अगर पैरेलल की बात करेंगे तो पैरेलल का जो बैंडविड्थ होता है बच्चों, बैंडविड्थ होता है पैरेलल RC सर्किट का जो बैंडविड्थ होता है ये होता है हमारा क्या, दैट इज 1/RC होता है। ठीक है, याद रखिएगा बैंडविड्थ हमारा यहाँ पर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम कांस्टेंट, रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। तो कौन होगा, बैंडविड्थ ऑफ द पैरेलल रीजनल सर्किट इज गिवन बाय, पैरेलल रीजनल सर्किट का बैंडविड्थ कितना हो जाएगा, दैट इज 1/CR। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 48, द रिलेशन बिटवीन द क्वालिटी फैक्टर एंड डैम्पिंग रेशियो इज गिवन बाय, मैंने बताया जीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/2Q, 1/2Q होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डैम्पिंग रेशियो एंड क्वालिटी फैक्टर, मतलब क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा तो डैम्पिंग रेशियो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या पूछा, तो जीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2Q। कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ से जीटा इक्वल टू 1/2Q, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्यू क्या है, क्वालिटी फैक्टर है। ठीक है, चार, अब देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये क्या होगा, ये जनरल एक्सप्रेशन है, दिस इज वैलिड फॉर बोथ सीरीज एंड पैरेलल RLC सर्किट, सीरीज एंड पैरेलल, दिस इज वैलिड फॉर बोथ सीरीज एंड पैरेलल RLC सर्किट। ठीक है, दोनों के लिए ही वैलिड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फॉर द सीरीज RLC सर्किट क्वालिटी फैक्टर इज गिवन बाय, सीरीज RLC सर्किट में क्वालिटी फैक्टर कितना होगा, तो क्वालिटी फैक्टर ये भी सही है, 1/ω0CR, ω0L/R, ये भी सही है, क्वालिटी फैक्टर ये भी सही है, बोथ 1 and 2। ठीक है, पैरेलल सीरीज के लिए ना, तो बोथ 1 and 2 ये ऑप्शन होगा बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास अगर सीरीज RLC सर्किट की बात करें तो वहाँ पर क्वालिटी फैक्टर हमारा होता है ω0L/R। ठीक है, और यही हो जाता है हमारा 1/ω0CR। अगर R और C के टर्म में पूछेगा तो ये होगा। ठीक है, अगर L और R के टर्म में पूछेगा तो ये होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बोथ 1 and 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50, द क्वालिटी फैक्टर रिप्रेजेंट, क्वालिटी फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, तो सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है। क्वालिटी फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सिलेक्टिविटी। ठीक है, सिलेक्टिविटी होता है, जितना सिलेक्टिविटी हाई होगा क्वालिटी फैक्टर हाई होगा, एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ, बैंडविड्थ उतना नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 51, द रिलेशनशिप बिटवीन द बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू, तो जो को बैंडविड्थ इक्वल टू होता है हमारा रीजनल फ्रीक्वेंसी ω0 अपॉन क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, दोनों आपस में क्या होते हैं, इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। बैंडविड्थ क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो ये रिलेशन है बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर और रीजनल फ्रीक्वेंसी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, बैंडविड्थ इक्वल टू रीजनल फ्रीक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ इक्वल टू रीजनल फ्रीक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा क्या, द पावर फैक्टर ऑफ द सीरीज RL एंड RC सर्किट आर रिस्पेक्टिवली। देखो सीरीज अगर RL सर्किट है, इसका पावर फैक्टर क्या होता है बच्चों, सीरीज RL सर्किट है पाइल, तो पावर फैक्टर इसका क्या होगा, लैगिंग, पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग। अगर RC सर्किट है तो पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा। ठीक है, तो RL सर्किट के लिए लैगिंग एंड लीडिंग। ठीक है, तो लॉगिंग नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, लैगिंग होगा, लैगिंग। RL सर्किट के लिए लैगिंग, RC सर्किट के लिए लीडिंग। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, द नेचर ऑफ द पैरेलल रीजनल सर्किट फॉर ओमेगा लेस देन ω0। देखिए ओमेगा लेस देन ω0 की बात किया, तो ओमेगा लेस देन ω0 पे अगर पैरेलल सर्किट है तो कैसा बिहेव करेगा, इंडक्टिव सर्किट जैसा बिहेव करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इज अ, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है बच्चों, ये हमारा VTH है, और इसके सीरीज में क्या होता है, एक थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, दैट इज RTH। अब बताइए ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ये कैसा सर्किट है। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, ये क्या है, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है बच्चों,
ये क्या है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। तो ये क्या हो गया हमारा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अगर नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बोलता तो वो प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता। ठीक है, तो याद रखिएगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इज अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, और जो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो क्या होता है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है। क्योंकि नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, एक हमारा आईएन होगा और एक हमारा इसके पैरेलल में क्या होता है, आरएन होता है। दिस इज द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, और ये इसी आईएन को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट। ये क्या है, एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ड्यूअल ऑफ द कैपेसिटेंस इज। कैपेसिटेंस का ड्यूअल क्या होता है बच्चों, कैपेसिटेंस का ड्यूअल होता है इंडक्टेंस। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है, अ सीरीज आरएलसी सर्किट रेजोनेंस एट 3 मेगाहर्ट्ज हैविंग द 3 डेसिबल बैंडविड्थ ऑफ 10 किलोहर्ट्ज, तो क्वालिटी फैक्टर विल बी इक्वल टू। अभी मैंने बताया दोनों में रिलेशन। क्वालिटी फैक्टर हमारा क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एफ आर बाई क्यू इक्वल टू बैंडविड्थ हो रहा था हमारा। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में बैंडविड्थ क्या था, बैंडविड्थ इक्वल टू कितना था, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपन क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ, 3 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज 3 मेगाहर्ट्ज, तो 3 मेगा 10 टू द पावर ऑफ 6 अपन क्वालिटी फैक्टर निकालना है, और बैंडविड्थ दिया हुआ तो क्वालिटी फैक्टर निकालना है। तो क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 पावर ऑफ 6 अपन बैंडविड्थ कितना है हमारा बच्चों, बैंडविड्थ है 10 किलोहर्ट्ज, 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3, तो यहाँ से 10 टू द पावर ऑफ 3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए ये 3000 अपॉन 10, तो कितना होगा 300। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वालिटी फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला, अब पैरेलल आरएलसी सर्किट रेजोनेंस एट 1000 किलोहर्ट्ज एट फ्रीक्वेंसी 995 किलोहर्ट्ज, द इम्पीडेंस विल बी इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट की बात किया है, और सर्किट कैसा है, पैरेलल। तो पैरेलल में ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट पे क्या होता है, इंडक्टिव, तो कैसा होगा, इंडक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, द about the series रेजोनेंस सर्किट आर, बोल रहा है द फैक्ट होना चाहिए, दिस इज द फैक्ट, द फैक्ट अबाउट द सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज आर। क्या फैक्ट है, एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट एक वोल्टेज मैग्निफिकेशन सर्किट होता है, क्योंकि वहां पर क्वालिटी फैक्टर जो होता है बच्चों सीरीज के लिए वो क्या होता है, VL बाई VS का मोड इक्वल टू VC बाई VS का मोड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रेजोनेंस पे जो VL का जो मैग्नीट्यूड और VC का मैग्नीट्यूड जो हो गया वो क्या हो जाता है, Q टाइम्स ऑफ VS हो जाता है। ठीक है, और Q क्या होता है, ग्रेटर देन 1, तो ये वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और कैपेसिटर क्या होता है, मैग्नीफाई हो जाता है, कितना टाइम्स, Q टाइम से मैग्नीफाई हो जाता है। ठीक है, सो सीरीज आरएलसी सर्किट इज अ वोल्टेज मैग्निफिकेशन सर्किट। ठीक है, इट इज एक्सेप्टेड सर्किट, बिल्कुल, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है हमारा, इम्पीडेंस मिनिमम होता है। इम्पीडेंस मिनिमम होगा तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे इम्पीडेंस क्या होता है, मिनिमम, और इम्पीडेंस मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो सिंस रेजोनेंस कंडीशन में वो मैक्सिमम करंट अलाउ कर रहा है ताकि उसके थ्रू फ्लो करे, सो इट इज एक्सेप्टेड सर्किट, इट इज अलाउइंग द मैक्सिमम करंट टू फ्लो थ्रू देम। ठीक है, सो इट इज एक्सेप्टेड सर्किट। और पैरेलल आरएलसी सर्किट क्या होता है, रिजेक्टेड सर्किट होता है। और क्या होता है वो, पैरेलल आरएलसी सर्किट करंट मैग्निफिकेशन सर्किट, पैरेलल आरएलसी सर्किट एक रिजेक्टेड सर्किट होता है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर 3, इम्पीडेंस इन मिनिमम एट रेजोनेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, मिनिमम एट रेजोनेंस, बिल्कुल सही है, तो ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों इसमें, ये ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ABC आर करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, तो यूनिट ऑफ रिलक्टेंस इज, यूनिट ऑफ रिलक्टेंस, यूनिट ऑफ रिलक्टेंस क्या होता है बच्चों, देखो एस जो होता है हमारा, ये होता है हमारा दैट इज जो एल होता है, एल बाई क्या होता है, म्यू इंटू ए होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है, ये होता है हमारा कितना, दैट इज इक्वल टू एम एफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और ये होता है हमारा डिवाइडेड बाई दैट इज फ्लक्स। ठीक है, ये हमारा होता है रिलेशन। ठीक है, अब देखिए एमएमएफ जो होता है ये होता है एम्पियर टर्न्स, N इंटू आई अपॉन 5, तो कितना हो गया इसका यूनिट हो गया, दैट इज एम्पियर टर्न्स। ठीक है, पर वेबर, पर वेबर कौन सा ऑप्शन होगा, एम्पियर टर्न्स पर वेबर, दैट इज ऑप्शन नंबर
1। ठीक है, ये द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 60, द यूनिट ऑफ द मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज। मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो हमारा होता है एमएमएफ, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ होता है बच्चों, जिसका यूनिट होता है वोल्ट, उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में उसका एनालॉजी एमएमएफ होता है। ठीक है, सॉरी एमएमएफ होता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा फॉर्मूला है N इंटू आई, इसका क्या होगा यूनिट एम्पियर टर्न्स। क्या होगा एम्पियर टर्न्स। ठीक है, तो कौन सा होगा एम्पियर टर्न्स। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, द आरएमएस वैल्यू ऑफ CT इक्वल टू दिस इज। ठीक है, 2 + 3 sin 2 ओमेगा टी प्लस 4 sin ओमेगा टी। देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या अलग अलग है, ये ω1 और ये क्या ω2, तो डायरेक्टली फार्मूला यूज करो। ठीक है, आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा √R1² + R2² + R3। DC है, DC का क्या होता है आरएमएस वैल्यू वही होता है DC वैल्यू के बराबर। इसका क्या होगा AC का क्या होता है हमारा 3/√2 का होल स्क्वायर, सॉरी 3/√2 का होल स्क्वायर और प्लस 4/√2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करके देख लो जरा कितना आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या, यहाँ से आ जाएगा 4 और प्लस ये हो जाएगा 9/2 4.5। ठीक है, 9/2 4.5 16/2 8, तो 8 4 12 और 4 16 16.5 का स्क्वायर रूट कितना के बराबर आएगा 4 × 16 लगभग 4.06 के आसपास। ये ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 62 क्या है हमारा, द रिलेशन बिटवीन द आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज पावर इज इक्वल टू। सपोज दैट हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है बच्चा जिसका वैल्यू है 1 ओम मान लो। ठीक है, तो हमारे पास जो पावर एवरेज जो होगा इसमें कितना होगा बताओ। पावर एवरेज जो होगा ये क्या होगा VRMS का होल स्क्वायर अपॉन R, तो कितना होगा VRMS, अगर AC सोर्स हम सप्लाई कर रहे हैं इसमें ना। ठीक है, तो VRMS का होल स्क्वायर R का वैल्यू 1, तो यहाँ से क्या होगा VRMS इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों √ऑफ एवरेज P एवरेज। कितना हो जाएगा √ऑफ P एवरेज। VRMS इक्वल टू √ऑफ P एवरेज। ठीक है, तो P, तो यहाँ से रिलेशन क्या निकला। ठीक है, कि यहाँ से हमारा जो हो गया आरएमएस वैल्यू इक्वल टू √ऑफ पावर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, द यूनिट ऑफ CR² इज। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है डिफरेंट एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किसका यूनिट पूछा है, यूनिट ऑफ CR² इज। अब यहाँ पर थोड़ा ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा। क्या, देखिए यहाँ पर L/R भी एक टाइम कांस्टेंट होता है और CR भी क्या होता है एक टाइम कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा बच्चों। L/R का डायमेंशन और CR का डायमेंशन क्या होगा सेम होगा। अगर दोनों का डायमेंशन सेम हो गया तो यहाँ से इसका कितना हो जाएगा बताओ। अगर इसका भी डायमेंशन T, इसका भी डायमेंशन कितना होगा T होगा। अब यहाँ पर पूछा CR² का, तो देखो CR² कैसे निकलेगा, L का जो डायमेंशन होगा उस CR² के डायमेंशन के बराबर होगा। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, यहाँ पर CR², ठीक है, का जो डायमेंशन है वो L के बराबर है, तो इसका जो यूनिट होगा वो L के यूनिट के बराबर होगा। L का यूनिट क्या होता है हेनरी। ठीक है, तो CR² का यूनिट क्या होगा हेनरी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 64, द मोस्ट बेसिक फार्मूला ऑफ द इंडक्टेंस इज गिवन बाय। ठीक है, इसे मैं बार बार डिराइव भी करवा देता हूं। यहाँ पर इंडक्टेंस का फार्मूला को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर डेरिवेशन संभव नहीं है, टाइम नहीं है इतना, है ना। तो चलिए यहाँ पर इंडक्टेंस का जो फार्मूला होता है ये बच्चों ये होता है μN²A/L, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। SSC JEE में भी क्वेश्चन बार बार इस फार्मूले से आ रहे हैं। ठीक है, और SSC JEE के कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन है UKPSC में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा, बोलेगा नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया गया तो बताओ, ठीक है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, म्यू क्या है हमारा परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम है, ए है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, एल क्या है लेंथ ऑफ द कॉइल। ठीक है, लेंथ ऑफ द कॉइल, ये हमारा लेंथ ऑफ द कॉइल है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, जिस मटेरियल का बना हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैग्नेटिक मीडियम का परमेबिलिटी कितना है हमारा म्यू है। ठीक है, और यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एल है, तो इंडक्टेंस इसका इस तरह से डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है, अब देखिए 2 लैंप है, ईच
230 volt and 60 watt ratings are connected in series across the 230 volt supply, the total power consumed by the lamp will be equal to, कितना पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है, 2 लैंप ऑफ 230 वोल्ट एंड 60 वाट रेटिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो सीरीज में कभी भी कनेक्ट करेगा, ठीक है, करेंगे तो क्या होगा, तुम्हारा टोटल पावर जो होगा ये होगा P1 P2 बाई P1 प्लस P2, ठीक है, P1 P2 बाई P1 प्लस P2। P1 कितना है हमारा 60 इंटू 60 अपॉन 60 प्लस 60 कितना हो गया 120, तो कितना हो गया बच्चों 2 3 30 वाट, ठीक है, इधर राइट आंसर। पहले होता तो P1 प्लस P2 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज गिवन बाय, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो हमारा होता है ये होता है हमारा क्या m बाई अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2, ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, के का वैल्यू लाई करता है 0 और 1 के बीच में, है ना, 0 और 1 के बीच में। के इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया बच्चों लूजली कपल्ड क्वाइल एंड के इक्वल टू 1 मतलब टाइटली कपल्ड क्वाइल, ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन हो जाएगा के इक्वल टू m बाई अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है, द पावर फैक्टर ऑफ द एसी सर्किट इज गिवन बाय, पावर फैक्टर ऑफ द एसी सर्किट जो हमारा होता है बच्चों पावर फैक्टर इक्वल टू होता है cos फाई, और ये क्या होता है हमारा, अगर हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्टिव पावर बाई एपरेंट पावर का रेशियो, और यही अगर हम लोग बात करें तो यही होता है R बाई मॉड जेड, ठीक है, R बाई मॉड जेड, ठीक है, और यही होता है हमारा VR बाई VS का मोड, ठीक है। तो अब देखो ये सारे फार्मूले हैं, एक्टिव पावर बाई एपरेंट पावर के रेशियो को भी पावर फैक्टर बोला जाता है, ठीक है, R बाई मॉड जेड, ठीक है, मॉड जेड क्या टोटल इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड, ठीक है, VR बाई VS, ये सारे क्या पावर फैक्टर होते हैं, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लीनियर सर्किट पैरामीटर, कंडेंसर, वाइड वुंड रजिस्टर्स, ठीक है, इंडक्टेंस और ट्रांजिस्टर इज द नॉन लीनियर सर्किट पैरामीटर, ठीक है, ये हमारा होगा कंडेंसर, नहीं होगा, कंडेंसर किसको बोला जाता है बच्चों कैपेसिटर को ही बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा वाइड वुंड रजिस्टर, ये भी एक लीनियर होता है, इंडक्टेंस ये भी एक लीनियर होता है, ठीक है, मैंने बताया था R, L और C ये तीनों ही क्या होते हैं लीनियर एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं तीनों लीनियर एलिमेंट। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से धुआं में उड़ रहा है बच्चों, ठीक है, बस देखिए हमारा ये चाणक्य नीति का जो नया हमने जो सीरीज स्टार्ट किया, बस हमारे साथ बने रहिए, ठीक है, देखिए क्वेश्चन को कैसे धुआं उड़ा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, क्वेश्चन नंबर 69, number of 2 microfarad 400 volt capacitor needed to obtain the capacitance of 1.5 microfarad rated for 1600 volt। ये SE एग्जाम में भी पूछे हुए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या है, बोल रहा है कि 2 माइक्रोफैराड और 400 वोल्ट का रेटिंग का कैपेसिटर हमारे पास में है, यहाँ से बनाना है मुझे कितना, दैट विल बी 1.5 माइक्रोफैराड और कितना 1600 वोल्ट का, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए वोल्टेज रेटिंग बढ़ाना है, कितना टाइम्स 4 टाइम्स बढ़ाना है, ठीक है। वोल्टेज रेटिंग कैसे बढ़ता है, जब डिवाइस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, 4 कैपेसिटर को आपको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। 4 कैपेसिटर बच्चों इस तरह से सीरीज में कनेक्ट हो गया, C, ठीक है। तो अगर C हो गया बच्चों तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, ये अगर हो गया तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये बन जाएगा C/4, ठीक है, C/4। तो एक जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया 4 कैपेसिटर को, वो कितना देगा, एक का है 2 माइक्रोफैराड, ठीक है, तो ये दे देगा 2/4, तो कितना दे देगा 1/2, दैट इज 0.5 माइक्रोफैराड। अब ऐसा ब्रांच मुझे 3 कनेक्ट करना पड़ेगा, तब ओवरऑल कैपेसिटेंस कितना हो, 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो एक ब्रांच से मिल रहा है मुझे 0.5, तो 2 ब्रांच पहले में कनेक्ट करेंगे ऐसा तो 0.5 और फिर 3 ब्रांच कनेक्ट करेंगे 0.5, टोटल कितना हो जाएगा 1.5 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो कितना कैपेसिटर ऐसा नीडेड होगा, दैट इज 12 कैपेसिटर, ठीक है। एक ब्रांच से मिल रहा है मुझे 0.5, तो ऐसा 3 ब्रांच पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। सो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 12, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, द एवरेज वैल्यू ऑफ द सिग्नल विल बी इक्वल टू। ठीक है, देखिए बच्चों, एवरेज वैल्यू ऑफ द सिग्नल निकालना है मुझे, एवरेज वैल्यू ऑफ द सिग्नल, और VT दिया हुआ कितना, VT इक्वल 3 + 4 cos t। ठीक है, 3 + 4 cos ऑफ t। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट होगा तो एक बार में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड में आंसर इसका आएगा। देखिए यहाँ पर है, ये DC है, DC है, एवरेज वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड DC वैल्यू। ठीक है, तो DC वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर ये AC है, तो AC का एवरेज वैल्यू प्योरली AC का 0 होता है। ठीक है, तो इसका DC वैल्यू या एवरेज वैल्यू कितना होगा, इस पूरे सिग्नल का 3 होगा, इसका तो एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 3 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोल रहा है बच्चों, अब बोल रहा है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज स्ट्रेट बाय 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, देन व्हाट विल बी द इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बोल रहा है एक वायर है हमारे पास। ठीक है, इसको स्ट्रेच करके कितना स्ट्रेच किया गया है। ठीक है, यह मान लो इसका लेंथ L1 है, तो L2 जो हमारा होगा दैट विल बी इक्वल टू L1 + L1/10। मतलब कितना हो जाएगा आपका बच्चों, दैट इज L1 + 0.1 L1, मतलब कितना हो जाएगा 1.1 L1। ये हमारा L2 का वैल्यू हो जाएगा। जब भी किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस इस तरह से वेरी करता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L²। तो हमारा R2/R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, L2/L1 का होल स्क्वायर। L2 कितना आ चुका है 1.1, तो 1.1 L1/L1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, L1 कैंसिल, कितना हो गया 1.1 का होल स्क्वायर, तो 1.21। तो जो R2 आएगा यहाँ से बच्चों कितना आ जाएगा 1.21 टाइम्स ऑफ R1, मतलब R1 कितना था, R1 था आपका 10, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 12.1 ओम। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, बोल रहा है एक AC सर्किट है जिसमें आपको वोल्टेज दिया हुआ है 200 + J40 और I का वैल्यू दिया हुआ है 30 - J10, देन द एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर ऑफ द सर्किट विल बी इक्वल टू। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि AC सर्किट में बच्चों, AC सर्किट में जो टोटल AC पावर होता है जिसे कॉम्प्लेक्स पावर बोलते हैं, ये क्या होता है VI कंजुगेट, है ना, VI कंजुगेट। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। तो आपका V का वैल्यू दिया हुआ है 200 + J40 और इनटू I कंजुगेट, मतलब कंजुगेट कैसे निकालते हैं, J को रिप्लेस करते हैं -J से, तो ये हो जाएगा 30 और माइनस प्लस, तो +10J। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6000 प्लस ये आ जाएगा +2000J और इधर आ जाएगा +1200J और इधर हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा देखिए यहाँ से J² का वैल्यू -1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा -400, ये देखो ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर देखिए जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो कितना आ जाएगा, इसका रियल पार्ट, इसका जो रियल पार्ट होगा S का बच्चों वो क्या देगा, एक्टिव पावर, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा क्या देगा, रिएक्टिव पावर देगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इसका रियल पार्ट कितना आ रहा है 5600 और +3200J। ठीक है, कभी भी अगर आपका कॉम्प्लेक्स पावर इस फॉर्मेट में आ गया P + jQ, ठीक है, तो इंडक्टिव नेचर होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास में ऐसा आ गया S = P - jQ आ गया तो कैपेसिटिव नेचर होगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है आपका, इसका रियल पार्ट क्या देगा, ये देगा हमारा एक्टिव पावर और ये देगा हमारा रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो एक्टिव पावर हो गया 5600 और ये हो गया हमारा रिएक्टिव पावर हो गया 3200। कौन सा मैच कर रहा है, अब देखिए इसमें कैपेसिटिव और इंडक्टिव दोनों हैं, कौन सा होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्लस आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इंडक्टिव नेचर वाला होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है बच्चों, सीमेंस पर मीटर।
आपको पता होगा कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है ये ओम मीटर होता है, तो ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। ओम इन्वर्स को सीमेंस बोला जाता है, सीमेंस पर मीटर। तो कंडक्टिविटी का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा सीमेंस पर मीटर होगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, द वैल्यू ऑफ जेटा फॉर द सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन इज। द वैल्यू ऑफ जेटा फॉर द सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन इज। ठीक है, तो सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन कैसा होता है बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, कोई तरह का डैम्पिंग नहीं होगा, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से एक ऑक्सीलेशन होते रहेगा, इसको बोला जाता है सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन। तो इसके लिए हमारा क्या होता है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन से ऑक्सीलेट करेगा और यहाँ पर कोई डैम्पिंग नहीं होगा, तो डैम्पिंग रेशियो कितना होगा, 0 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस type of damping is this type of oscillation is also called sustained oscillation और undamped oscillation। क्या बोला जाता है इसको, undamped oscillation भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई तरह का डैम्पिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 अब इसमें क्या बोल रहा है, क्या द ट्रांजिएंट करेंट इन द सीरीज RLC सर्किट इज ऑक्सीलेटरी इफ और इज सेटिस्फाई द कंडीशन। ठीक है, तो देखिए सीरीज RLC सर्किट में बच्चों, सीरीज RLC सर्किट में मैंने रिलेशन बताया था कि जो जीटा का वैल्यू होता है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा R/2 अंडर रूट ऑफ C/L, R/2 अंडर रूट ऑफ C/L। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि ऑक्सीलेटरी कब होगा, ऑक्सीलेटरी तब होता है जब जीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, जीटा इक्वल टू 1 पे क्रिटिकली डैम हो जाता है, तो ये नॉन ऑक्सीलेटरी होता है, यहाँ पर नॉन ऑक्सीलेटरी। ठीक है, और जीटा का वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 भी हो जाएगा तो ओवर डैम हो जाएगा, तो ये भी नॉन ऑक्सीलेटरी होता है। जीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में क्या होगा, ऑक्सीलेटरी। ये कंडीशन अप्लाई कीजिए और यहाँ पर जीटा का वैल्यू रखिए, कितना है जीटा का वैल्यू R/2 अंडर रूट ऑफ C/L, और ये वैल्यू हो जाएगा लेस देन 1। तो यहाँ से कंडीशन आएगा क्या, देखिए यहाँ से कंडीशन क्या आ रहा है, R इज लेस देन 2 अंडर रूट ऑफ L/C। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, R लेस देन 2 अंडर रूट ऑफ L/C। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से क्वेश्चन को धुआं उड़ा देना है, अपने प्रिपरेशन मोड को इतना स्ट्रांग रखना है बच्चों कि ताकि आप कंपटीशन में फाइट कर सको। ठीक है, UKPSC JEE के लिए आपको बहुत फाइट करने की ज़रूरत है, इसलिए अभी से आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है बच्चों, बोल रहा है द एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर ऑफ द इंडक्टिव सर्किट आर 60 वाट एंड 80 VAR रिस्पेक्टिवली, देन द पावर फैक्टर। ठीक है, ये B नहीं है, ये F है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी इक्वल टू। तो हम लोग जानते हैं कि जो पावर फैक्टर होता है बच्चों, पावर फैक्टर ये मैंने बताया था, ये क्या होता है cos phi, और ये होता है एक्टिव पावर बाई कॉम्प्लेक्स पावर, मतलब एक्टिव पावर बाई मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर, जिसको हम लोग एपरेंट पावर बोलते हैं। ये दोनों का रेशियो होता है और यही होता है हमारा R/mod Z। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर पहले मुझे एपरेंट पावर निकालना पड़ेगा। एपरेंट पावर इक्वल टू होता है एक्टिव पावर का होल स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो निकालोगे तो यहाँ से 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, ये दोनों का होल स्क्वायर करोगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, दैट इज 100 आएगा, और ये वोल्ट एम्पियर में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि हमारा पावर फैक्टर क्या होगा। पावर फैक्टर इक्वल cos phi, और इसका वैल्यू कितना निकलेगा, देखो एक्टिव पावर कितना है हमारा, एक्टिव आ गया 60 वाट और हमारा एपरेंट पावर आ गया 100। तो यहाँ से 0 कैंसिल, 0.6, ये क्या होगा 0.6 कहाँ पे 0.6 लैगिंग। ठीक है, अब देखो इसलिए लैगिंग होगा क्योंकि यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया कि ये क्या है, इंडक्टिव सर्किट है। इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोल रहा है इफ RE इन द सर्किट
if RE in the circuit shown below varies between 20 ohm and 80 ohm then the maximum power transfer to the load RL will be। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैक्सिमम लोग इसमें गलती कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, पूछा है लोड। अब देखिए लोड हमारा क्या है बच्चों, फिक्स्ड है। लोड क्या है हमारा, ये फिक्स्ड है। तो यहाँ पर जब भी लोड फिक्स्ड हो और इसी में पावर निकालना हो कि मैक्सिमम पावर कितना होगा, तो यहाँ पर फिक्स्ड लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का कंडीशन जो आप लगा दोगे कि हमारा RL इक्वल टू RTH के कंडीशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि दिस इज एप्लीकेबल फॉर द वेरिंग लोड। अब पावर आपको पूछ रहा है फिक्स लोड में, तो यहाँ पर फिक्स लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की कंडीशन नहीं लगेगी। यहाँ पर केवल ये देखना पड़ेगा कि कब करंट मैक्सिमम हो रहा है इस सर्किट में, RE के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, ठीक है। तो यहाँ पर RE के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा करंट, बताइए। जब RE का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा 20, ठीक है। तो सर्किट का जो करंट होगा IL जो होगा आपका 40 अपॉन कितना हो जाएगा, जब ये 20 होगा और ये तो 60 है, तो ये करंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो जब ये मिनिमम होगा उस समय सर्किट में करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये आ जाएगा 40 अपॉन 80, तो ये आ जाएगा आपका 0.5 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम पावर कितना होगा, तो मैक्सिमम पावर जो होगा आपका, ये जो मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, इक्वल टू IL स्क्वायर और इंटू RL। तो IL 0.5 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा पर 0.25 और इंटू कितना हो गया हमारा, दैट इज 60। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 15 वाट इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का कंडीशन लगाओगे तो आपका आंसर जो आपका आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कितना 3.67, ठीक है। लेकिन वो गलत आंसर होगा, तो राइट आंसर कौन सा होगा 15 वाट। इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है, बोल रहा है इन द सीरीज RLC सर्किट द करेंट लैग द वोल्टेज बाय 60 डिग्री, देन क्या होगा। सीरीज RLC सर्किट के लिए मैंने बताया था जो कि हमारा tan phi होता है, ये होता है हमारा क्या, दैट इज XL माइनस XC अपॉन क्या होगा R होगा। अब बोल रहा करंट लैग कर रहा है तो XL ग्रेटर देन XC होगा, तो यहाँ पर tan phi का वैल्यू XL माइनस XC अपॉन R होता। अगर करंट लीड बोलता तो यहाँ पर XC माइनस XL अपॉन R होता, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बताइए tan 60 ये हो जाएगा बच्चों, tan 60 इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R, और tan 60 का वैल्यू √3 और यह √3R इक्वल टू XL माइनस XC। कौन सा कंडीशन होगा, ठीक है, दैट इज XL माइनस XC इक्वल टू √3R। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है। 78 में क्या बोल रहा है बच्चों, बोल रहा है लॉसी कैपेसिटर विद द लॉस एंगल ऑफ 0.01 रेडियन ड्रॉ द करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ 1000 वोल्ट फ्रॉम द साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स, द एक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय द कैपेसिटर विल बी इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दे दिया, लॉस एंगल दे दिया बच्चों। लॉस एंगल क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा tan डेल्टा होता है। अब देखिए डेल्टा क्या है हमारा, बहुत स्मॉल है, तो tan डेल्टा क्या होगा, इक्वल टू नियरली इक्वल टू डेल्टा होगा, क्योंकि डेल्टा क्या है वेरी स्मॉल, डेल्टा क्या है वेरी स्मॉल, तो वेरी स्मॉल के लिए tan थीटा नियरली इक्वल टू क्या होता है थीटा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा एक्टिव पावर होगा वो क्या होगा बच्चों, ये होता है हमारा VI tan डेल्टा, ठीक है। VI tan डेल्टा, V कितना है हमारा 1000 है, I का वैल्यू 0.5, tan डेल्टा का वैल्यू आपका दे दिया 0.01। यहाँ से पॉइंट हटाओगे 2 जीरो नीचे, एक पॉइंट हटाओगे 1 जीरो और नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से इसका कैलकुलेट करोगे तो 5 वाट। सो 5 वाट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है, 2 कपल्ड इंडक्टर L1 इक्वल टू 0.24 एंड L2 इक्वल टू 0.8 हेनरी एंड कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग दिया हुआ, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका K इक्वल टू होता है m/√ऑफ L1 इंटू L2, तो यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो वैल्यू होता है क्या होता है बच्चों, K अंडर रूट ऑफ क्या
L1 इंटू L2। अब वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से, ठीक है। तो m का वैल्यू, k का वैल्यू दिया हुआ आपका कितना, k का वैल्यू 0.8 अंडर रूट ऑफ L1 L2, L1 L2 मतलब 0.24 और इंटू 0.8, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, इसका वैल्यू आएगा 0.34, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का आएगा और ये हेनरी में आएगा, ठीक है। यहाँ पर यूनिट छूट गया, ये हेनरी में आएगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा आज का क्वेश्चन का सीरीज था बच्चों। अब हम लोग इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, टू बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे कनेक्टेड विथ अस फॉर मोर वीडियो फॉर SSC JEE UKPSC एंड UKPSC AE, ठीक है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। फॉर एनी क्वेरी कॉन्टैक्ट अस एट दिस नंबर, जो आपका नंबर यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो अभी रिसेंटली फॉर एडमिशन टू आवर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर, ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली UKPSC JEE का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हुआ है, UKPSC JEE का ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं आप इस बैच में ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो और इस नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आएंगे। इस चाणक्य नीति का महामंत्र सीरीज में हम लोग लेकर के आएंगे बच्चों। तो कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल ESZ Academy में। सो थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।